हम इंडियन टॉपिक का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, वो है फॉरेन ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुके हैं कई बार बोर्ड में। ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फॉरेन ट्रेड में क्या है कि हमारे जो ट्रेड था पहले, आपको पता है ब्रिटिशर के टाइम पे, तो भैया ब्रिटिशर ने क्या कर दिया था, हमारा ट्रेडिंग कैसे करती थी कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल और बाहर से इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स। ऐसा सिस्टम था पहले हमारा। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। इंडिया से या तो एक्सपोर्ट करना या इंडिया में इंपोर्ट करना, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड। 1950 तक तो हमारे जो इंडिया का शेयर था फॉरेन ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड में, वो सिर्फ 1.78% था। पहले बहुत ज़्यादा होता था जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी हमारी काफ़ी बढ़िया, लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर ने पूरा नाश मार दिया। सिर्फ 1.2% पे शेयर नहीं था, 1.78%। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी लाई इसको ठीक करने के लिए। वो लाई सबसे पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। प्रॉब्लम क्या थी कि हम सामान देश के अंदर नहीं बना रहे थे, हम बना बनाया सामान बाहर से खरीद रहे थे। ये प्रॉब्लम थी ना। तो जो बना बनाया सामान बाहर से खरीद रहे थे ना, उसको रोक लगा दी। उसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि इंपोर्ट को छोड़ के आप वही सामान देश के अंदर बनाओ। इंपोर्ट को छोड़ के उसको रिप्लेस कर दो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। इंपोर्ट को छोड़ के आप जो सामान है वो देश के अंदर ही बनाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा देश का। इंपोर्ट को छोड़ के ये करो, दैट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। पहले 7 प्लान में तो ट्रेड जो है ना वो इसी पॉलिसी से चल रहा था, इसलिए इसका नाम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी भी है। कई बार आपको लिखा है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का मतलब अपने यहीं से ट्रेड करो जो करना है, यहाँ सामान बना के ट्रेड करो, वैसे नहीं बाहर से बना बना सामान ना खरीदो। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, इसका एम क्या है, एम ये था कि भैया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना, फॉरेन कंपटीशन से बचाना उसको। क्योंकि जो हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज़ है उनका कंपटीशन था फॉरेन की इंडस्ट्री से, क्योंकि वहाँ के गुड्स सस्ते होते थे फॉरेन के और डोमेस्टिक इंडस्ट्री के गुड बिक नहीं पा रहे थे। तो इसलिए वहाँ पर रोक लगा दी कि फ़ॉरेन के गुड्स ना खरीदो, वो इंपोर्ट ही ना करो, तो हमारे देश के बने बनाए सामान ज़्यादा बिके। ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई सबसे पहले तो ये था कि जब हम बाहर से माल खरीदते हैं तो हमारा जो विदेशी पैसा है, क्योंकि अगर मैं डॉलर में सामान खरीदूँगा तो डॉलर चाहिए मुझे, वो ख़त्म हो जाएगा, डॉलर सारे फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो जाएगा, विदेशी पैसा ख़त्म हो जाएगा। वो उसको सेव करने का पहला ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा था कि आत्मनिर्भर बने, यानी कि खुद सामान बनाए, हम किसी पे डिपेंड ना रहे, आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंस। तो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन कैसे करी, इंपोर्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया। पहला था टैरिफ का मतलब टैक्स लगाना इंपोर्ट पे। सामान इंपोर्ट पे टैक्स लगा दो तो अपने आप ही इंपोर्ट कम हो जाएगी। पहले टैक्स अगर ज़्यादा लगा दोगे तो आप इंपोर्ट करोगे ना, आपको कोई बहुत बड़ा महंगा पड़ रहा है, आप करोगे नहीं। दूसरा कोटा टैक्स नहीं होता, नॉन टैरिफ बैरियर है ये, टैक्स नहीं लगता इस पर। इसमें क्या करते हैं, हम लिमिट फिक्स कर देते हैं कि भाई इतना सामान आप इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ऊपर नहीं। इससे भी इंपोर्ट कम हो जाएगा अपने आप, ज़्यादा इंपोर्ट हो नहीं पाएगा। रीज़न क्या था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाने का, रीज़न ये था कि भैया ऐसा माना जाता है कि डेवलपिंग कंट्री ऐसी पोजीशन में नहीं होती कि वो डेवलप्ड कंट्री के गुड्स के साथ कंपटीशन कर सके। जो डेवलप कंट्री है अगर वहाँ से उस गुड्स को हम इंपोर्ट कर देंगे इंडिया में तो वो ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, वो चीपर होता है। हमारे बने बनाए सामान इतने अच्छे नहीं होते, हमारे सामान चीपर भी नहीं होते। तो इसलिए वो कह रहा है कि डेवलपिंग कंट्री अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लाएगी तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो हमारी देश की इंडस्ट्रीज़ है उनको बहुत कंपटीशन का फेस करना पड़ेगा, वो ख़त्म हो जाएगी सारी, क्योंकि उनको कोई सामान खरीदेगा ही नहीं। इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाना बहुत ज़रूरी है। रिस्क ऑफ ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वही मैं कह रहा था, फॉरेन एक्सचेंज को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनानी पड़ती है। हमारे हर एक कंट्री आरबीआई क्या करती है, विदेशी पैसे को संभाल कर रखती है अपने पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं उसे। वो इसलिए रखती है क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए रखना होता है। अब वो ख़त्म हो जाएगा सारा अगर आप इंपोर्ट करते रहोगे बार बार।
और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता कैसे है? एक्सपोर्ट करके। समझ गए? तो आर्ग्यूमेंट्स लेकिन कुछ अगेंस्ट में थे, कुछ लोग खिलाफ थे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के। वो क्या थे? वो कह रहे हैं कि देखो इसकी वजह से ना डोमेस्टिक, इसकी वजह से सिर्फ हम क्या करते हैं, सामान को बेचते ही नहीं बाहर देश के, हम सिर्फ देश के अंदर सामान इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। ये कह रहा है कि हम जब कह रहे थे ना कि देश के अंदर सामान बनाओ, तो होता क्या है कि लोग देश के अंदर सामान बना के देश के अंदर ही बेचते हैं, उनकी आदत ही नहीं है बाहर सामान बेचना। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास विदेशी पैसा नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो विदेश की करेंसी कैसे आएगी हमारे यहाँ। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से वो कह रहा है कि एक्सपोर्ट नहीं हो पाते, क्योंकि लोगों को आदत पड़ जाती है कि देश का सामान है देश के अंदर खरीदेंगे, हम तो बाहर के बेचें। सम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट गुड्स आर कॉस्टली। कई बार क्या होता है कि बाहर का सामान सस्ता होता है, बाहर के इम्पोर्ट तभी करते हैं हम, और हमारा बनाया सामान बड़ा महंगा होता है। तो कई बार क्या होता है कि कॉस्टली हो जाता है, और इसलिए कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं हो पाता। वो सोचते हैं कि उनको सस्ता चाहिए, आप दे रहे हो महंगा। और इकोनॉमी कैन बी लेस प्रोडक्टिव। इकोनॉमी बहुत प्रोडक्टिव नहीं होगी अगर आप सारा कुछ ही देश के अंदर बनाने लग गए, क्योंकि सारा कुछ ही अगर देश के अंदर बनाने लग गए तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, और सारा टाइम हमारा देश के अंदर सामान बनाने में लग जाएगा, हम कुछ और काम पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। वो कह रहा है कि इकोनॉमी प्रोडक्टिव ज़्यादा नहीं हो पाएगी। सब कुछ आप देश के अंदर नहीं बना सकते, कभी कभार कुछ इंपोर्ट भी करना पड़ता है। समझ गए? ये कह रहा है। चलिए अब ना क्रिटिकल अप्रेजल समझते हैं कि जितने भी हमने पॉलिसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ लाई, इसकी वजह से हमारा एक्चुअल में डेवलपमेंट हुई इंडिया की, नहीं हुई। चलिए वो देखते हैं लास्ट में। चलिए अब क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं, ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई एक्चुअल में कितनी हुई, और हुई है नहीं हुई। तो पहला है, देखो जीडीपी की बात करें तो हाँ, जीडीपी में इनका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो कंट्रीब्यूशन था, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन था, जीडीपी का प्रोपोर्शन में, उसमें बढ़ा है शेयर। पहले 1950 से 51 था तो 11.8% ही शेयर था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, जो कि 1990 आते आते 24.6% तक हो गया। तो बढ़ा है, डबल रेट से बढ़ा है, बढ़िया है। और 6% एनुअल ग्रोथ रेट देखी गई इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बढ़िया है। और पहले क्या होता था, इंडस्ट्री ज़्यादातर खाली हमारी तो होती थी, पहले होती थी कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, बस यही दो इंडस्ट्री मेन थी हमारी। उसके बाद अलग अलग इंडस्ट्री आने लगी, इंजीनियरिंग गुड्स की इंडस्ट्री आई, वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, पहले कंज्यूमर गुड बहुत सारे आगे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पता नहीं क्या कौन कौन सी इंडस्ट्री आने लगी। तो इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो वेल डाइवर्सिफाई हो गया, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट की इंडस्ट्री आने लग गई 1990 तक। क्योंकि हमने 1950 से 1990 तक समझा ना, 50 से लेकर 90 तक क्या हुआ, 90 तक बात करेंगे खाली। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आने लग गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला था, उसकी वजह से जिसके पास कम के पैसा है वो भी बिजनेस मैन लग गया। बहुत बड़ी बात है। अभी तक सारी अच्छी बातें हो रही, यहाँ पर बात बुरी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखना, फॉरेन कंपटीशन को प्रोटेक्शन करेंगे, आपको पता है पीछे भी। अभी हमने क्या करा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लिया है कि भाई इंपोर्ट को रोकना है, इंपोर्ट को रोकना है। लेकिन इंपोर्ट को रोकने के चक्कर में एक्सपोर्ट पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे, आपने सारा ध्यान इंपोर्ट को रोकने पे लगा दिया। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए तो कोई पॉलिसी नहीं है, जो कि मेन था, एक्सपोर्ट को बढ़ाना था, और आपने खाली ध्यान दे दिया खाली इंपोर्ट को रोकने पे। तो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी की वजह से एक्सपोर्ट्स पे गलत असर पड़ गया, क्योंकि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के ध्यान ही नहीं दिया आपने, आप सिर्फ इंपोर्ट को रोकने पे ध्यान दे रहे थे। कंपटीशन भी घट गया। हमने ये सोच के बनाया कि चलो भाई डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा, बाहर के प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आप बिकेंगे। अरे भैया, जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो आप क्वालिटी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप सोचोगे कोई बात नहीं, कोई है ही नहीं कंपटीशन, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है ही नहीं मेरे मुकाबले, तो मैं जितना मर्जी बेचूंगा। आप केयरलेस हो जाओगे, आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको कंपटीशन नहीं है। जब कंपटीशन होगा तभी तो आपके अंदर आएगा कि हाँ यार मुझे भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, वरना बनाओगे नहीं आप। ये प्रॉब्लम है। लाइसेंसिंग पॉलिसी ले आए थे आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, आपने देखा होगा वीडियो में। लाइसेंसिंग शेड्यूल है, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी बना दी, अलग अलग लाइसेंसिंग पॉलिसी ले आए। लेकिन उसको कुछ लोग मिसयूज़ करने लग गए कि जानबूझ के लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी, ताकि कोई मेरा आगे कंपटीशन ना पाए। मैंने एक दूसरी इंडस्ट्री खोल दी, जानबूझ के लाइसेंस ले लिया ताकि मेरे इंडस्ट्री में कोई आ ही ना पाए दूसरा बंदा। मैंने अलग से एक और इंडस्ट्री खोल के लाइसेंस ले दिया, लोग उसका मिसयूज़ करने लग गए। और लाइसेंस लेना में बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत टाइम खर्च होता था, बड़ा लेंथी प्रोसीजर था, रिटर्न प्रोसीजर।
पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो बहुत बड़ा था इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ जगह पे पब्लिक सेक्टर को नहीं आना चाहिए था, या फिर वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए था। वहाँ भी पब्लिक सेक्टर का रोल था। जैसे पब्लिक सेक्टर ने मोनोपोलाइज कर दिया था, मोनोपोली बना दी अपनी। जैसे टेलीकम्युनिकेशन, होटल इंडस्ट्री, इन सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर का मेन रोल अभी भी था, जबकि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अगर आ जाए तो वो ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो कर जाती, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा पैसा नहीं होता, ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत बड़ी गलती थी पब्लिक सेक्टर की, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया इस इंडस्ट्रीज़ में, और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लॉसेस में जा रही थी। 1990 आते आते ज़बरदस्त लॉस में जा रही थी, क्योंकि वो एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं करती थी, उनकी कंपनी अच्छे से मैनेज नहीं हो पाती थी, पैसे को मैनेज नहीं कर पाते थे वो। तो ये प्रॉब्लम आई थी। अब जो अगला चैप्टर होगा, इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अगला चैप्टर बनेगा कि पब्लिक सेक्टर जब लॉस में जा रही थी तो क्या हुआ, उसको ठीक करने के लिए क्या करा। तो आज वीडियो के लिए इतना ही, चैप्टर ख़त्म है। नेक्स्ट चैप्टर चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कौन कौन चैप्टर वीडियो चाहते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।